हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? पहला हमारा था फंक्शनल फॉर्मनशिप। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, मतलब एक आउटपुट की जो क्वालिटी या फिर काम करने की जो भी हमारा है, जो कुछ है उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना कि आपको इस स्टैंडर्ड टाइम में इस वर्क को कंप्लीट करना है। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड मतलब ईजी वे में करना। तो स्टैंडर्डाइजेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर जगह हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? काम को क्या करने की? स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत होती है। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट मतलब आउटपुट का स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उसको एक स्टैंडर्ड तभी देना पॉसिबल है जब तक हम अपने काम को क्या करें? स्टैंडर्डाइज नहीं करें। तो हम अपने काम को क्या स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स। और जब तक टूल भी स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तब तक हमारा काम क्या होगा? स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना है? स्टैंडर्ड टूल क्या करना है? सेलेक्ट करना है जिससे हम अपने वर्क को क्या करें? स्टैंडर्डाइज कर सकें। तो हमारा डिफरेंट टूल्स क्या हो गया जो हमारे वर्क को क्या स्टैंडर्डाइज करेगा? उसमें बहुत सारा चीज़ आता है। उसमें आता है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, और फिर से आता है आपका फटीग स्टडी। इन सब डिफरेंट टूल्स के थ्रू हम लोग अपने वर्क को क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। सिर्फ क्वालिटी देना ही नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, सिर्फ क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट करना नहीं। जब इसका क्या क्या होता है? इसका होता है कि आप साइज मतलब उसका कितना साइज़ है, वो कितने टाइप का होगा, उसका वेट क्या होगा, उतना तरह का चीज़ का क्या करें? स्टैंडर्डाइजेशन करें उस आउटपुट में। तो ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टेलर ने क्या किया? टेलर ने बहुत सारे टेक्निक डेवलप किए जिसके थ्रू हम अपने वर्क को क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन में आएगा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। ये सब आपको पढ़ना है। अभी आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में, जिससे आप क्या करते हैं? अपने वर्क को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है? तो आप क्या करेंगे? अगर बहुत सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो उसको थोड़ा कम करना और उसको फिक्स टाइप देना, मतलब कितने तरह का उसमें बनाना है, किस तरह का साइज़ होगा और उसकी क्या क्या गुणवत्ता मतलब गुण है, उनको बाहर लाना। ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क और आउटपुट में आएगा। टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट ऑफ एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस। स्टैंडर्डाइजेशन में से क्या होगा? मान लो बहुत सारे डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं। आप मान लो कॉस्मेटिक और मेडिसिन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई कॉस्मेटिक में भी कोई पिल्स आता है, ब्यूटी पिल्स, और मान लो मेडिसिन में भी वो पिल्स होगा। तो अगर मान लो दोनों का साइज़ सेम होगा, दोनों का कलर सेम होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट का जो कवर है वो सेम रहेगा, तो आपको लगेगा दोनों एक ही जैसा है। तो उसमें क्या हो जाता है? चेंजिंग मतलब चेंज आप उससे उसमें मान लो चेंज हो सकता है ना, एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मतलब जो आपस में क्या हो जाता है? एक दूसरे से मिल जाता है, आप पहचानने में मुश्किल होते हैं, तो वो नहीं होगा। आप इजीली क्या करेंगे? उसको पहचान लेंगे और उसको यूज़ कर सकेंगे। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी उसका स्टैंडर्ड सेट करना। अब मान लो बहुत सारे लोग बहुत सारे लेवल पे काम करते हैं, टॉप लेवल में, तो वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है नहीं करता? क्या ये आदमी बहुत अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है? स्टैंडर्ड मेंटेन करना मतलब अब मान लो कोई टॉप लेवल पे काम कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा अधिकारी है, वो गाड़ी से ना आ जाए, साइकिल चलाए या फिर फटा पुराना कपड़ा पहन के, उसको कोई कहेगा कि हाँ ये वीआईपी आदमी? नहीं ना कहेगा। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। वो सूट बूट पहने, कार से जाए, बढ़िया बढ़िया फ़ोन रखे, लैपटॉप्स रखे, गैजेट्स रखे, तो लगेगा कि हाँ ये अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ये तो वीआईपी है। तो उससे आपको क्या पता चला? उसका स्टैंडर्ड पता चला। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि कोई भी आउटपुट का स्टैंडर्ड उसके क्वालिटी से, उसके साइज से, उसके टाइप से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन। हाँ, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट ही यहाँ पे हम लोग सिर्फ नहीं करते, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क भी करते हैं। तो जो वर्क कौन करता है? ह्यूमन करता है, ह्यूमन ऐसे परफॉर्म करता है।
तो जब हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क करेंगे तो उसमें क्या होगा, मैन का भी स्टैंडर्डाइजेशन होगा, मतलब कि किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, कितनी देर में करना है और किस तरह से काम को करना है, तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई करना काम को, मतलब आसान करना। तो मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, उसका बहुत सारा क्या है, प्रोडक्ट का लाइन है, कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन्स है, बैग्स है, शूज़ है, मतलब सबका डिफरेंट लाइन है। तो अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, मोर इन्वेंट्री, मतलब मोर रॉ मटेरियल्स की हमें ज़रूरत होगी, मोर मशीनरी की ज़रूरत होगी, मोर लेबर की ज़रूरत होगी और मोर कॉस्ट, मतलब ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत होगी, ज़्यादा कॉस्ट भी उस पर लगेगा, ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होंगे और मशीनरी का भी ज़्यादा ज़रूरत होगा, जिससे हमारा क्या बढ़ेगा, जिससे हमें परेशानी होगी लेबर को, मशीन को, इन्वेंट्री को, ये सब को क्या कर मेंटेन करने के लिए। और इससे हमारा क्या होगा, इस वजह से हमारा, मान लो कि इतने सारे चीज़, जब हम कहीं भी कोई चीज़ की अधिकता हो सकती है तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे उसका विनाश होता है। मान लो कि अब आपने बहुत ज़्यादा झगड़ा करो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, तो नहीं बोलते विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विपरीत बुद्धि काम करता है उसका विनाश होना तय है। तो विपरीत बुद्धि का मतलब बहुत ज़्यादा उसका दिमाग चलता है तो उसका विनाश होना तो तय है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है, आपने ज़्यादा नहीं सोचने इसके बारे में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे काम, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो आपको उसे मेंटेन करने में परेशानी होगी। उससे क्या होगी, उससे आपकी क्वालिटी, आपका स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, गिर सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब अगर प्रोडक्ट का लाइन आपका ज़्यादा है तो आप उसको रिड्यूस कीजिए, जिससे उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या बना रहे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा, ए पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए रिड्यूस इट्स वैरायटी फ्रॉम 2000 to 200 विच ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब ये कि एक यूएसए में एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो 2000 तरह का पेपर क्या मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन उसने अपना इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी बनाने के लिए क्या किया, अपने वैरायटी को कम करके कितना पे ले आया, 200 पे। उसी तरह से यहाँ पे भी एक एग्जांपल फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लिया है। उसने वो 200 तरह का फ्रूट जूस मैन्युफैक्चर करता होगा या फ्रूट प्रोवाइड करता होगा, लेकिन क्या किया, वो अपना इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस के लिए क्या किया, उसको वैरायटी को रिड्यूस करके 32 पे लाया। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया, वो अपने वर्क को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। इसलिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की भी हमें क्या रहती है, ज़रूरत होती है कंपनी में। नेक्स्ट हमारा आता है वर्क स्टडी। आज मैं आपको कितना भी देर लगे, आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा के जाऊँगी। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। वर्क स्टडी का मतलब वर्क को स्टडी करना। वर्क स्टडी के अंदर बहुत सारे टूल्स आता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है, ये क्या इंश्योर करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और कम से कम कॉस्ट में, और आप उसी में अपना बेस्ट दे दें। तो इसमें हमारा पहला टूल्स आता है जो है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में आप क्या करते हैं, दिस साइंटिफिक आप क्या करते हैं, 3 चीज़ इसमें फाइंड आउट करते हैं। पहला जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब आप रेस्ट इंटरवल्स, अब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, उसमें वर्कर दिन भर तो काम नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, उनको रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। तो रेस्ट देने का इंटरवल्स होता है कि 1 बार दे, फिर 2 बार दे, फिर 3 बार दे, कितने देर पे उनको दें। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक पूरे दिन में कितनी बार उनको देना है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। दूसरा है द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। अब आपको जब स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं तो आपका होता है ना लंच ब्रेक होता है, या आप लंच ब्रेक होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि आपका लंच आधे घंटे का होगा या 15 मिनट का होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। आप एक पूरे दिन में कितने बार रेस्ट ले रहे हैं, ये आपका नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। कि
आप पूरे दिन में कितने तरह के रेस्ट इंटरवल ले रहे हो। तो फटीग स्टडी में मेनली कुछ भी नहीं है। फटीग स्टडी में आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी रेस्ट इंटरवल्स की, आप कितने कितने देर पे ले रहे हैं, और ड्यूरेशन क्या है आपका रेस्ट इंटरवल्स का, आधे घंटे का है, 15 मिनट का है, और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों चीज़ फॉलो किया जाता है तो उससे क्या होगा, मान लो कि आप एक रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी कि वर्कर्स की। अब एक वर्कर तो पूरे दिन काम नहीं करेगा, कुछ रेस्ट ले के काम करेगा, तो अगर उन्हें ड्यूरेशन थोड़ा दिन में 2-3 बार उन्हें रेस्ट देंगे या फिर उनको से शिफ्ट वाइज काम कराएंगे, तो उससे क्या होगा, उनका माइंड रिफ़्रेश होगा और वो अपने काम को क्या करेंगे, अच्छी तरह से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड स्टडी। देखिए आप फटीग स्टडी बहुत ईजिली समझा दिया है। टू सेट रेस्ट इंटरवल्स, फटीग स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट इंटरवल को क्या करते हैं, सेट आउट करते हैं, और क्या करते हैं, सेट नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। मेथड स्टडी में क्या, अब मान लो कोई लेबर वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका मेथड स्टडी करना कि वो किस तरह से साइंटिफिक वे में उस काम को साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करके पता करना कि वो कौन सा मेथड से काम कर रहा है। अगर वो किसी अच्छे मेथड से काम करे जिससे क्या हो, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। तो दिस मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड, मतलब एक बेस्ट मेथड टू परफॉर्मिंग द जॉब, उस जॉब को परफॉर्म करने का बेस्ट मेथड जिससे मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज़ हो सके और मैक्सिमम क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। तो इसमें हम लोग मेनली क्या होता है, फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड वे और टू परफॉर्मिंग जॉब, keeps production cost minimum and make the maximum use of resources of the organization. Taylor suggests that method of production should not be decided by rule of thumb. Rule of thumb मैंने बताया था कि dictatorship of manager, तो इसे रूल ऑफ थंब के थ्रू नहीं डिसाइड करना है, एक प्रॉपर स्टडी कंडक्ट करके सारे मेथड्स को क्या करना है, रीड करना है और उसके थ्रू जो बेस्ट हो उसको सेलेक्ट करना, जिससे विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट मस्ट बी सेलेक्टेड, और जो मैक्सिमम बेनिफिट लाए और मिनिमम कॉस्ट का हो उसी को क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाए। यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज देयर कैन बी लेबर इंसेंटिव मेथड एंड मशीन इंसेंटिव मेथड। अब दो तरह के, आप लोग इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में पढ़े होंगे प्रोडक्शन के दो टेक्निक, एक लेबर इंसेंटिव और एक क्या होता है, एक क्या होता है मशीन इंसेंटिव, जो मशीन के थ्रू कर, मतलब कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक उसको बोलते हैं, जिसमें मोर कैपिटल हो और लेस वर्कर्स हो, और लेबर इंसेंटिव में मोर वर्कर्स और लेस क्या हो, लेस मशीनरीज हो। ठीक है, तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ सूट पेयर कैन भी दो तरीका है, टू फाइंड आउट द बेस्ट मैनेजमेंट इवेलुएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें बेस्ट कौन सा मेथड है प्रोड्यूस करने का, तो आप दोनों में देखेंगे किस में कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। आपको मशीन इंसेंटिव में अगर कम लगे तो आप मशीन इंसेंटिव प्रेफर करो, लेकिन अगर आपको लेबर वाले में लगे तो आप क्या करोगे, लेबर वाले करोगे, लेबर इंसेंटिव टेक्निक लगाओगे। Compare both method with available resources of the company. The method which involve minimum cost and explicit maximum resources must be selected as the best method of production. मैंने कहा जैसा वैसे यहाँ पे कहा गया है। तो मेथड स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, सेलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स, डिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या करना है, द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड, मतलब टाइम स्टडी क्यों कंडक्ट किया जाए, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी, मतलब टाइम स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स है उसको डिटरमाइन करने। क्या है टाइम स्टडी का गोल, स्टैंडर्ड टाइम क्या करना, स्टैंडर्ड टाइम सेट करना, टू रिक्वायर परफॉर्म अ जॉब, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब एंड कैटेगराइजिंग द वर्कर इन इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट कैटेगरी। देखिए टाइम स्टडी में हम लोग क्या करें, ये चार चीज़ करते हैं, कलर चेंज, ये हम लोग क्या करते हैं, ये चार चीज़ करते हैं। वो क्या है हमारा, स्टैंडर्ड टाइम सेट करना किसी भी काम को करने में। अब आपको मान लो आपको ईटा
आपको कोई घर बना है तो उसमें लेबर क्या करते हैं, ईंटा को क्या करते हैं, उठाते हैं, उसको ढोते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ईंटे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो अब ईंटा को उठाने के लिए बहुत सारा तरीका है ईंटा ले जाने का। आप एक बार में भी ले जा सकते, 4 ईंटा ले जा सकते, एक बार लेबर ले जा सकता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक एक ईंटा ले जा रहा है। तब उस काम को करने में कितना लग गया, पूरा दिन लग गया। लेकिन अगर उसका आप स्टैंडर्ड सेट करें कि आप तुमको ये काम सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक कर देना है, वरना तुम्हें पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, टाइम स्टैंडर्ड आप सेट कर दिए कि हाँ तुमको एक काम इतने देर में कर लेना है तो बस कर लेना है। तो उससे क्या होगा, वो अपने इफ़िशियंसी को और इम्प्रूव करेगा, उस काम को जल्दी करेगा ताकि उसे क्या हो सके, पैसे मिल सके। तो क्या करना, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना कोई भी काम को करने के लिए, और सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड टारगेट और टारगेट सेट करना। अब आप उसको बोलोगे ना कि पूरे दिन में तुमको कितना ईंटा है, तो वो सोचेगा कि पूरे दिन इतना बोला है ना करने के लिए, हाँ 4 ईंटा ले जाके रख दे रहे, क्या हो जाएगा, पैसा तो मिलेगा नहीं। स्टैंडर्ड क्या करना है, टारगेट सेट करना कि आज तुमको पूरे दिन में 200 ईंटे ले जाना है। भाई अब मैंने जितने टाइम दिया उसमें तुमको 200 ले जाना है। अब मैं नहीं जानता तुझे कैसे ले जाना है, मुझे बस उतना चाहिए तो चाहिए। अब तुझे अगर तू करेगा तो तुझे पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा था हमारा सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। दूसरा है डिटरमाइनिंग। अब वो भी पता चलेगा, अब बेचारा एक आदमी उसको बोल दे तुम 1000 ईंटा ले जाना, कैसे करेगा भाई, नहीं कर पाएगा ना। तो तुमको ये भी ध्यान देना टाइम स्टडी में कि उस काम को करने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, तो तुम 10 वर्कर्स को ले जाना। और 10 से मान लो कि अब तुमने बहुत सारा वर्कर्स ला दिया उस काम को करने के लिए, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो एक ईंटा ले जा रहा है, कोई 4 ले जा रहा है, तो तुम तो उसको में क्या करोगे, सबको एक बराबर पैसे दोगे, तो ये तो भाई गलत बात हो गई ना। अब तो उसमें क्या करना, इफ़िशियंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को क्या करना, सेलेक्ट करना, और जो इफ़िशिएंट है उनको रखना ताकि वो काम को बेहतर तरीके से कर सके। तो ये था हमारा टाइम स्टडी में ये 4 चीज़ें। नेक्स्ट हमारा आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या करना, मोशन जो वर्कर्स जो अपना कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट मतलब उसके मोशन मतलब कोई अनवांटेड मूवमेंट तो नहीं करना है, कोई बार बार वॉशरूम तो नहीं जा रहा, कोई बार बार सिगरेट फूकने तो बाहर नहीं जा रहा, कोई सुट्टा मारने तो बाहर नहीं ना जा रहा है, तो उसका ध्यान रखना। तो ये हमारा मोशन स्टडी में। तो मोशन स्टडी में मेनली हम लोग क्या करते हैं, ब्रश मोशन स्टडी में टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। मतलब अनवांटेड मूवमेंट वो कर रहे कि नहीं, देखना, सुपरवाइज करना कि हाँ आप उसको काम देते उत्तर आकार में कर रहे कि कोई खैनी बना रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है, ऐसा काम तो कोई गलत नहीं ना कर रहा है। अनवांटेड मूवमेंट वो लोग कर रहे नहीं ना कर रहे हैं। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव वर्कर। अब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, अब मूवमेंट 2 तरह के होते हैं, एक प्रोडक्टिव एक अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में क्या है कि हाँ प्रोडक्टिव में कि हाँ उस प्रोडक्टिव मूवमेंट, मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, उस डिपार्टमेंट कोई वर्क हो रहा है दूसरे डिपार्टमेंट, तो कोई वर्कर जाके वहाँ पे बोला तो किसी को लगा कि नहीं ये प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, तो लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रोडक्टिव काम कर रहा है। वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचेगी जिससे क्या होगी, कुछ बात होगी तो वो उन लोग को पता चलेगी, तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्टिव मूवमेंट हुआ। लेकिन मान लो कोई बार बार बाहर चला जा रहा है सिगरेट पीने के लिए, खैनी बनाने के लिए, तो वो क्या हो गया, वो उसका हुआ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो ये इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होगा उसमें क्या करना, कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एंड वेस्टफुल मूवमेंट। जिस मूवमेंट मतलब जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, मान लो कि उसको नहीं करना, सिगरेट पीने बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसको क्या करना, उसको क्या कट डाउन करना, वहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा देना और उसको प्रॉपर्ली उस डिसिप्लिन को फॉलो कराना। अगर ऐसा नहीं करना है तो उस पर पेनल्टी लगाना। तो ये इससे क्या होगा, उससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट उसका ख़त्म हो जाएगा। टू डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स। और ये भी आया सुटेबल मूवमेंट, सुटेबल क्या करना, टूल्स डेवलप करना। अब मान लो कि आप स्मोकिंग करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं स्मोकिंग करते, तो वो तो स्मोकिंग करेगा, तो उसका क्या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो गया। वही आपने बोर्ड लगा दिया, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ला दिया, आपने एक टूल डेवलप कर दिया, तो उससे क्या होगा, वो ना सिगरेट पिएगा ना उस काम को करेगा, तो उससे उसका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कट डाउन हुआ, तो जिससे वो अपने काम को क्या कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, इफ़ेक्टिवली कर रहा है। तो उससे क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीज इन योर प्रोडक्शन आउटपुट होगा। तो ये था हमारा मोशन स्टडी जिसमें हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी थी।
नेक्स्ट हमारा आता है चौथा पॉइंट, वो है डिफरेंशिएशन पीस वेज सिस्टम। अब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है बहुत बड़े लेवल पे, उसमें बहुत तरह के वर्कर्स होते हैं, कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं, कोई इफ़िशिएंट होता है कोई अनइफिशिएंट होता है, इनइफिशिएंट होता है। तो इस डिफरेंशिएशन पीस वेज सिस्टम में टेलर ने सजेस्ट किया है कि जो इफ़ेक्टिव वर्कर है उन्हें इफ़ेक्टिव सैलरी मिलनी चाहिए। मतलब वर्कर्स को डिवाइड करना कि कौन किस लेवल का है, कौन इफ़िशिएंट है कौन इनइफिशिएंट है, और उस तरह से क्या करना, सैलरी देना। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू इफ़िशिएंट एंड इनइफिशिएंट। जो इफ़िशिएंट वर्कर है, अब मान लो लेबर से जो वर्क कर रहा है उसे 5 लेबर को वर्क दिया, 5 लेबर में 2 लेबर ने क्या किया, सबसे ज़्यादा ईटा ले जाके दूसरी जगह रखा, और उसमें से दो तीन ऐसे थे जिसने बहुत कम ले गए। तो आप क्या करें, आप आओगे, आपने सुपरवाइज नहीं किया, आप सबको एक बराबर दे दोगे। लेकिन वहीं अगर आप उसमें से जो 2 वर्कर थे जिसने अच्छा किया था, लेबर थे, आप उन्हें अच्छा पैसा दे, थोड़ा ज़्यादा दे उन तीनों के मुकाबले, तो उन्हें क्या लगेगा, वो मोटिवेटेड फील करेंगे कि हमने काम अच्छा किया, उससे हमें क्या मिला, पैसा ज़्यादा मिला। तो टेलर सजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो इफ़िशिएंट वर्कर है उन्हें अच्छी सैलरी मिले एज़ कम्पेयर टू इनइफिशिएंट वर्कर्स। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे और काम को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक्स्ट्रा वेज पेड टू इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट देम टू रिमेन इफ़िशिएंट। उन्हें इफ़िशिएंट होने का हमेशा क्या करेंगे, मोटिवेशन देंगे। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेज पेड टू इफ़िशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनइफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन द कैटेगरी ऑफ इफ़िशिएंट एम्प्लॉय। अगर ऐसा होगा तो वो सोचेंगे वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं तभी तो उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो हमें भी काम को अच्छी तरह से, तो वो भी उनको मोटिवेट करेगा। नहीं होता है जलन की भावना, अरे यार वो तो रेस दौड़ा, वो आगे जाएगा, मुझे भी दौड़ना है, मुझे भी मेडल लेना है। तो आप फर्स्ट आने क्या करेगा, अपना पूरा जोर लगा दोगे, अपनी पूरी इफ़िशियंसी बाहर लाओगे। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि आप अपना पूरा बेस्ट देने के लिए क्या लगाओगे, अपना पूरा जोर लगाओगे, जिससे आप क्या करोगे, अपना बेस्ट अचीव कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, हमारा क्या प्रोडक्शन आउटपुट बढ़िया होगा, इफ़ेक्टिव आएगा हमारा आउटपुट। नेक्स्ट है व्हेन पेमेंट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली देन प्रोडक्शन विल मैक्सिमाइज। और जितने यूनिट प्रोड्यूस, मान लो कि उसने 100 ईटा ढोया, आप 100 ईटा के हिसाब से आप उसको क्या करो, आप उसको पैसे दो कि तुमने 100 ईटा ढोया, तुम 5 रुपये पर ईटे के हिसाब से मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो उससे क्या होगा, उसको ज़्यादा पैसा मिला, जो कम ढोया उसको कम मिलेगा। इससे क्या होगा, वो लोग होंगे भाई हम लोग को भी ज़्यादा ढोना है, तो उससे ज़्यादा जो करेगा तो उससे क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा आपको मिलेगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में हमें यही पढ़ना था। नेक्स्ट हमारा आता है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर में ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, मेंटल रेवोल्यूशन वाला। मेंटल रेवोल्यूशन टोटली चेंज ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ मैनेजर एज वेल एज वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है, पहला है चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर। जैसे मैंने अभी पहले बोला, वर्कर्स की जो मेंटल एटीट्यूड्स होते हैं उनको चेंज करना कि हाँ वो छोटे तो वो छोटे ही रहेंगे, हम बड़े हैं तो बड़े रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करना। कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर और मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के बीच में क्या बनता है, एक मत्ता लाना, मतलब दोनों के बीच में कोऑपरेट, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। पहला हमारा था जो एटीट्यूड में चेंज लाना, वर्कर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। और नेक्स्ट हमारा आता है रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन। अब देखो मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि दो ग्रुप है हमारे, मैनेजमेंट और वर्कर, दोनों ऐसा सोचते हैं। जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो सोचता है कि हम जो पॉलिसी उन लोग को दिए हैं, जो फॉर्म किए हैं, जो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए हैं, तो जो पॉलिसी फॉर्म किए उस हिसाब से वो लोग काम नहीं कर रहे, बहुत स्लो जा रहे, जो रिसोर्सेज दिए उन्हें उससे वो डैमेज कर रहे हैं। वो लोग हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं। और वर्कर सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा काम करने को दिया जा रहा है, हमें बहुत थका दिया जा रहा है और प्रॉपर इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा है। तो इससे तो टेलर यहाँ पे सजेस्ट किया है कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना और क्या करना, और पूरे माइंड को चेंज करना और पॉजिटिव थिंकिंग लाना कि हाँ जिस तरह से हमने पॉलिसी फॉर्म किया उसी तरह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है। और दोनों के बीच में क्या लाना, कॉपरेशन लाना। और ये जो सस्पिशन है माइंड में, ये पूरी तरह से क्या करना, चेंज करना। इससे क्या होगा, सिस्टमेटिक थिंकिंग होगा और कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स ग्रुप्स और मैनेजमेंट ग्रुप होगा। तो मेंटल रेवोल्यूशन में टेलर ने यही सजेस्ट किया है कि टोटली चेंज इन द आउटपुट एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर एंड कॉपरेशन बिटवीन देम। तो
ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इस तरह से आपका सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और मेरा फेवरेट चैप्टर इस बुक का, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।